नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर कहा, मन हुआ प्रसन्न। दिवाली से पहले उत्तराखंड को दी 3400 करोड़ की सौगातें। कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने दिया विवादित बयान, गीता में बताया जिहाद। कांग्रेस ने बयान से झाड़ा पल्ला, जयराम रमेश ने बयान को बताया अस्वीकार्य। महाराष्ट्र के 2 दिग्गज नेताओं को कोर्ट से झटका, सीबीआई ने देशमुख की याचिका की खारिज। राउत की जमानत पर सुनवाई टली, दिवाली मनेगी जेल में। बंगाल में टीईटी से मचा बवाल, सड़क पर उतरे छात्र, हो रहा जमकर विरोध प्रदर्शन। ममता की पुलिस ने किया दुर्व्यवहार, धारा 144 हुई लागू। इमरान खान का पॉलिटिकल करियर हुआ खत्म, चुनाव आयोग ने किया अयोग्य घोषित, कहा होगी कानूनी कार्रवाई। फैसले के बाद चुनाव आयोग के बाहर चली ताबड़तोड़ गोली। आज की सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे की। दिवाली से पहले पीएम मोदी ने बाबा की नगरी उत्तराखंड पहुंचकर रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर में दर्शन के बाद चमोली में बद्रीनाथ धाम पहुंचे। पहले भोलेनाथ और फिर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। उत्तराखंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान मोदी उत्तराखंड के लिए कई सौगात लेकर पहुंचे। पीएम मोदी ने 3400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया। दर्शन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज बाबा केदार और बद्री विशाल के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी की यात्रा कितनी अहम मानी जाए? देखिए, 2-3 चीजें राजनीति के तौर पे जो है वो बहुत ही अनोखा है। एक तो पॉलिटिकल मैसेज, कहाँ? हिमाचल जी। हिमाचल में क्यों? क्योंकि अभी वो जो हिमाचल गए थे जी। तो वहाँ एक महिला ने उन्हें एक वस्त्र दिया जी। और उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि अब मैं कभी भी किसी पहाड़ या ठंड वाले इलाके में जाऊंगा तो इस कपड़े को जरूर पहनूंगा। देखिए क्या जगह उन्होंने चुना। जी। आप बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं तो घटना उत्तराखंड में और इम्पैक्ट हिमाचल के चुनाव पे। जी। आज सारे हिमाचली जो टेलीविजन पे देख रहे होंगे उनको अपने प्रधानमंत्री पे गर्व हो रहा होगा। ये राजनीति का ऐसा खेल है जो विपक्ष कभी समझ ही नहीं सकेगा। दूसरी चीज, जिस हिसाब से उन्होंने वहां पे जिन योजनाओं का आज उन्होंने शुभारंभ किया जी। उसमें क्या क्या है मैसेज पूरे देश में। मैं आपको बता दूं, केदारनाथ हो या बद्रीनाथ हो, तमिलनाडु, केरल, बंगाल, मणिपुर, गुजरात, देश के कोने कोने से वहां हर साल लाखों लोग जाते हैं। जी। केदारनाथ पहुंचने में काफी कठिनाई होती है। अब क्या बताया जा रहा है कि गौरीकुंड से जो सारे लोग पैदल की यात्रा करते थे वहाँ अब रोपवे बनाया जाएगा। जो यात्रा 7-8 घंटे में लोग पूरा करते थे, बहुत सारे वृद्ध लोग नहीं जा सकते थे, उनके लिए ये व्यवस्था कर देना। तो जो कोई भी भगवान शिव के दर्शन का पुण्य कमाएगा वो ज़रूर उसमें प्रधानमंत्री मोदी की कुछ हिस्सेदारी हो जाएगी। बहुत बढ़िया काम। और माना गांव जाकर जिस तरीके से बद्री विशाल में वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाना, वहाँ का एक मास्टर प्लान तैयार करना, ये बताता है कि अब तक जो 70-75 साल की जो सरकारें हिंदुस्तान में रही, उन्होंने हिंदू प्रतीक चिन्हों का जिस तरीके से इसको कहती इग्नोर किया। प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह की योजनाओं से हिंदुओं के दिलों में अपनी जगह बनाने में
पूरी तरीके से कामयाब रहे। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ पीएम मोदी बाबा की नगरी को सौगातें दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन इस कष्ट को उनके पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने और ज्यादा बढ़ा दिया। एक किताब के विमोचन में शामिल होने गए शिवराज पाटिल ने कह दिया कि जिहाद सिर्फ कुरान में नहीं है बल्कि गीता में भी है। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को जिहाद की बात कहते हैं। इस बयान पर कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। जयराम रमेश ने इसे अस्वीकार्य बताया है। डॉक्टर साहब, क्या कांग्रेस को हिंदू धर्म से नफरत है जो हर बार कुछ ही दिनों में ऐसे ऐसे बयान आते रहते हैं? देखिए, राजनीति में कोई भी बयान जब दिए जाते हैं वो अनायास नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ योजना होती है। किसने बयान दिया, क्या दिया, ये अहम हो जाता है। तो ये व्यक्ति शिवराज पाटिल हैं कौन? ये सोनिया गांधी के खासम खास, आप ये समझिए। नंबर 2 यूपीए सरकार के दौरान थे। 2004 में चुनाव ये हार चुके थे, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी ने इन्हें गृह मंत्री बनाया। ये ऐसे गृह मंत्री थे कि जब दिल्ली में 2008 में सीरियल ब्लास्ट हुए तो दिन भर में 4 बार इन्होंने कपड़े बदले। जी। मुंबई में जब वो कसाब एंड गैंग, ये जो पाकिस्तानी जिहादी अटैक कर रहे थे, तो एनएसजी कमांडो को जाने में वहां 8 घंटे की देरी हुई। क्यों? इन्होंने कहा कि गृह मंत्री भी साथ में जाएगा, मैं भी जाऊंगा साथ में, और ये कह के सो गए। 4-5 घंटे इन्होंने नींद पूरी की और एनएसजी कमांडोज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ऊपर दिल्ली में इंतजार करते रहे। और तो और, ये वो गृह मंत्री है जिसने जाकिर नायक को लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में आईएएस आईपीएस लोगों की ट्रेनिंग करवाने के लिए उसके भाषण को रखवाया था। तो ये दरअसल जाकिर प्रेम कांग्रेस पार्टी का, और जाकिर नायक यही बात तो कहता है कि जिहाद कुरान में भी है, जिहाद गीता में भी है। तो भगवान श्री कृष्ण वो हिंदुओं के इष्ट देव ना हुए कि वो ओसामा बिन लादेन हो गए और जाकिर नायक हो गए, कि जो लोगों को जिहाद की पाठ पढ़ा रहे हैं। हिंसा और धर्म, इसका फर्क नहीं कर पाए। कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से पूरी तरीके से दरिद्र हो चुकी है। उसी का ये नतीजा है, उसी का ये प्रमाण है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सोनिया गांधी की इस चहेते लीडर ने ये जो पाप किया है अपने बयान से, वो सोनिया गांधी के इशारे पे हुआ है। जी बिल्कुल, कांग्रेस के इस बयान ने कांग्रेस को फंसा दिया है तो वहीं अनिल देशमुख और संजय राउत भी बुरी तरह फंस गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दी है, तो वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत की भी जमानत याचिका पर सुनवाई टल चुकी है। इस पर सुनवाई अब 2 नवंबर को होगी। पिछले दिनों एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत अर्जी भी खारिज हुई थी। तीनों नेता मुंबई की आर्थर रोड जेल में हैं और तीनों की दीपावली यही मनेगी। डॉक्टर साहब, तीनों नेताओं को क्यों जमानत नहीं मिली है? क्योंकि प्रामा फेसी कोर्ट को, जज साहब को, यह लगता है कि इन लोगों ने घोटाला किया है। याद कीजिए, 1 साल पहले यही अघाड़ी में कोई भी कार्रवाई होती थी तो ये चीखते थे, चिल्लाते थे कि मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मिल रही है। जो कोई मोदी के खिलाफ बोलेगा उसके पीछे ईडी लग जाएगी, फेक केसेस बना करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अनिल देशमुख साल भर से ऊपर हो गया, बाहर नहीं निकले। ये तो मोदी सरकार नहीं कर रही, तो जज साहब के फैसले हैं। हाई कोर्ट आप चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, न्याय के हर दरवाजे को आपने खटखटाया, हर जगह से मायूसी मिली, हर जगह यही बात कही गई कि तुमने घोटाला किया। ये संजय राउत पूरी दुनिया को जेल में डालने में लगे हुए थे, खुद जेल में सड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जज साहब को लगता है कि प्रामा फेसी उन्होंने घोटाला किया। तो ये जो एक बॉगी हिंदुस्तान में तैयार हो गया था, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, जो पत्रकारों का एक जो गैंग है, कि वो इस बात को उठाने की कोशिश करता था कि सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से कार्रवाई नहीं हो रही। ये जेल में सड़ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि कानून को, अदालत को, जज साहब को ये लगता है कि इन लोगों ने प्रामा फेसी पाप किए हैं, कुकर्म किए हैं, घोटाला किया है। जी
भ्रष्ट नेताओं पर शिकंजा तगड़ा कसा गया है तो वहीं बंगाल में घोटालों का अंबार लगा हुआ है। अभी एसएससी घोटाले में माणिक भट्टाचार्य को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा ही था कि बंगाल के कई जिलों में प्रदर्शन होने लगे। टीईटी अभ्यर्थी जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, जिन्हें ममता की पुलिस खदेड़ने की कोशिश कर रही है। 500 प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है, जिन्होंने 2014 की टीईटी परीक्षा पास करने के बाद मेरिट सूची से हटाए जाने का दावा किया था। शिक्षक की नौकरी चाहने वालों के खिलाफ कार्रवाई से गुस्सा फूट पड़ा है। डॉक्टर साहब, बंगाल में ये सब कुछ क्या चल रहा है? देखिए, टीचर घोटाला से पीड़ित लोग हैं ये लोग मेरिट लिस्ट में आए थे, फिर हटा दिया गया और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रात के अंधेरे में कायरो की तरफ पुलिस जाती है, वहां पिटाई करती है, अरेस्ट किया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए मुसीबत अब दूसरी हो रही है, क्योंकि कल तक ये कोलकाता के अंदर जो भद्र लोग, आर्टिस्ट, राइटर्स, फिल्म एक्टर, थिएटर से जुड़े हुए लोग, ये जो वहाँ का जो कल्चरल ग्रुप्स जो है वो ममता बनर्जी के साथ खड़ा था। आपको याद होगा जब रैलियाँ करती है तो तमाम तरह के इस तरह के लोग उनके स्टेज पे होते हैं जी। ये बंगाल में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्या हुआ है, अपर्णा सेन जो इस तरह के मुद्दे पे अपना ओपिनियन रखने में चूकती नहीं है, उन्होंने आज इशारा दे दिया कि ये जो कल्चरल ग्रुप है वो ममता बनर्जी से अब दूरी बना रहा है। उन्होंने ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा कि ये जो लड़के जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको गिरफ्तार करके उनके अधिकारों का हनन किया गया है। आपको 144 नहीं लगाना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट को आप हटा नहीं सकते। मतलब ये कि ममता बनर्जी की साख धूमिल हो गई है। ये जो नोटों का पहाड़ मिला है, जिस हिसाब से एक के बाद एक उसके नेता जेल के अंदर सड़ना शुरू हुए हैं, एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, ममता बनर्जी की बची खुची साख वो दांव पे लग गई है। कहाँ 2024 में वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही थी। हालत ये है कि बंगाल में ममता बनर्जी को रिस्पेक्ट करने वाले लोगों की संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में बात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लगे बड़े झटके की। इमरान खान सत्ता में वापसी के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे थे, लेकिन सरकारी खजाने में वित्तीय हेराफेरी करने को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया। चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने के लिए इमरान को अयोग्य ठहरा दिया और उन पर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। फैसला आने के बाद पाकिस्तान के चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर फायरिंग की गई है। माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको, इमरान खान का राजनीतिक करियर खत्म सा लग रहा है? देखिए, वहां आर्मी का रूल चलता है। ये डेमोक्रेसी, ये चुनाव, ये तो बेकार बंडलबाजी है। अभी कुछ दिन पहले बाजवा साहब अमेरिका गए थे और वो अपने बाद अपने उत्तराधिकारी को साथ लेके गए थे। वहां अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से उनकी बातचीत हुई, बाकायदा ये किया गया और आप देखिए किस तरह से अमेरिका की तरफ से कई सारी छूट पाकिस्तान को दी गई है भी। और शायद ये आदेश बाजवा साहब लेकर के आए हों कि ये एंटी अमेरिकन स्टैंस जो है इमरान खान का, कि सरकार उनकी गई अमेरिका की वजह से, वो खत्म होना चाहिए। ये व्यक्ति जब तक रहेगा, अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वहाँ पे वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसको कैसे रास्ते से हटाया जाए? समर्थन इमरान को बहुत है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर। अब देखिए, कोई भी नेता लंदन जाता है या कहीं जाता है, वहाँ उसको पकड़ लेते हैं लोग, उसको तंग करते हैं। ये सब इमरान खान के चेले चपाटी हैं। अब जैसे ये फैसला आया, गोलियां चल गई, स्थिति बड़ी नाजुक है। ये इमरान खान के समर्थक अगर 1-2 दिन के अंदर बाहर आ गए सड़कों के ऊपर, खून की नदियां बहेंगी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वहाँ की आर्मी वो इमरान खान को देखना नहीं चाहती। और हकीकत ये है कि आर्मी की सहायता के बिना वहाँ कोई पॉलिटिकली सर्वाइव नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान एक गृह युद्ध के मुहाने पे खड़ा है। लेट्स होप कि आगे आने वाले दिनों में
वहाँ पे कुछ बेहतर हो, लोगों को अकल आए। अदरवाइज ये साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।